कुछ कहानियां होती हैं जो हमारे डिजिटल कैंप फायर मतलब कि इंटरनेट से निकलती हैं, पर इतनी असली लगती है ना कि सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज हम ऐसी ही दो कहानियों की तह तक जाएंगे जो असल में सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि चेतावनियां हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम आतंक की इन दो कहानियों को समझेंगे, फिर कश्मीर की उस धोखेबाज आत्मा और सीलमपुर की राक्षसी दुल्हन के बारे में बात करेंगे। हम इन राक्षसों की संरचना को भी देखेंगे और जानेंगे कि जब इंसान इनसे टकराया तो बचने के लिए उसने क्या किया। और अंत में सबसे जरूरी सवाल कि ये कहानियां हमें क्या चेतावनी देती हैं। तो होता क्या है कि कुछ आम लोग जिनकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है, उनका सामना हो जाता है एक ऐसी पुरानी बुरी ताकत से जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था। और ये एक मुलाकात उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। देखिए, यहीं से पूरी बात शुरू होती है। ये जो किस्से हैं ना, ये असल में उन लोगों के लिए एक तरह की वार्निंग है जो अनजाने में किसी खतरे की तरफ बढ़ते हैं और सारे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए हमारी पहली केस फाइल पर चलते हैं। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से। नए साल का जश्न मनाने के लिए वो कश्मीर की खूबसूरत बर्फीली वादियों में गए थे, पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा खतरा छिपा बैठा है जो उनकी जान लेने पर तुला है। अब ये खतरा है क्या? ये है एक छलावा। दक्षिण एशिया की लोक कथाओं में छलावा एक ऐसी शक्ति है जो धोखा देने में माहिर है। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। ये आपके दिमाग से खेलता है, भ्रम पैदा करता है और आपको सीधे मौत के मुंह में धकेल देता है। और देखिए कि कैसे एक मजेदार छुट्टी कुछ ही घंटों में जिंदगी और मौत की जंग बन गई। सब कुछ ठीक था जब ध्रुव ने छलावे के बारे में चेतावनी दी, पर नितिन ने मजाक में उड़ा दिया और बस यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। नितिन को एक रोती हुई लड़की मिली जिससे सिर्फ वही देख सकता था और वो उसे कैंप में ले आया। फिर उस शक्ति ने अपना असली रूप दिखाया, नितिन पर कब्जा किया और सब पर हमला कर दिया। किस्मत से वहां नागा साधु आ गए जिन्होंने बाकियों को तो बचा लिया, पर वर्षा नहीं बच सकी। और वो सबसे खौफनाक पल वो पल था जब सारा मजाक, सारा शक एक हकीकत में बदल गया। जब उस छलावे ने नितिन से कहा, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूं। सोचिए जरा, उस वक्त नितिन पर क्या बीती होगी। तो ये थी कश्मीर की कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी केस फाइल पर, जो एक अलग ही तरह के डर को सामने लाती है। एक ऐसा डर जो बाहर से हमला नहीं करता, बल्कि आपके घर के अंदर आता है और आपके परिवार को ही अंदर से खत्म कर देता है। यहाँ खतरा है एक पिशाचिनी। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये एक ऐसी राक्षसी है जो इंसानी मांस और खून पर जिंदा रहती है। इसका मकसद छलावे की तरह सिर्फ तड़पाना नहीं है, बल्कि सीधे सीधे शिकार करना और भक्षण करना है। और इस पिशाचिनी का काम करने का तरीका देखिए, एक पूरी सोची समझी साजिश थी। पहला कदम, जाल बिछाना। विवेक को एक रोती हुई औरत मिलती है और वो दया करके उसे घर ले आता है। दूसरा कदम, घर में घुसपैठ। वो मासूमियत का ऐसा नाटक करती है कि सब उस पर भरोसा कर लेते हैं। तीसरा कदम, नियंत्रण। वो विवेक को अपने वश में करके उससे शादी कर लेती है। चौथा कदम, कब्जा। वो विवेक की मां को मार देती है और विवेक को भी पिशाच बना देती है। और आखिरी कदम, विनाश। जब गांव वाले घर जलाते हैं तो वो मरने से पहले अपने बच्चे को बचा लेती है ताकि ये बुराई चलती रहे। तो अब जब हम दोनों कहानियों को जान चुके हैं, चलिए जरा इन दोनों अलौकिक शिकारियों के बीच एक तुलना करते हैं। देखते हैं कि ये दोनों कितने अलग हैं और कितने खतरनाक। तो ये टेबल देखिए, ये इनके बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है। दोनों ही धोखा देने के लिए एक खूबसूरत लड़की का रूप लेती हैं, पर मकसद बिल्कुल अलग है। छलावा दिमागी तौर पर तड़पाता है, जबकि पिशाचनी का मकसद है खून खराबा और अपना वंश आगे बढ़ाना। हमले का तरीका भी अलग है, एक दिमाग पर कब्जा करता है, दूसरी सीधे शरीर पर हमला करती है। और कमजोरी, दोनों ही आग से डरते हैं, पर छलावे से बचने के लिए जहां साधु और पवित्र चीजें चाहिए, वहीं पिशाचनी को सिर्फ एक साथ मिलकर यानी कि सामुदायिक कार्रवाई से ही हराया जा सकता है। और ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है। छलावे का हमला देखिए 80% तक मनोवैज्ञानिक है, वो दिमाग से खेलता है। दूसरी तरफ पिशाचिनी, उसका हमला 90% तक शारीरिक है, वो सीधे जान लेने पे यकीन रखती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि जब इंसान का सामना ऐसी ताकतों से होता है तो वो क्या करता है।
हर कहानी में पीड़ितों ने कैसे जवाबी कार्रवाई की। चलिए अब जरा इस मानवीय पहलू पर नजर डालते हैं। और यहां भी देखिए कितना बड़ा फर्क है। कश्मीर में दोस्त पहले तो शक कर रहे थे और जब यकीन हुआ तो घबरा गए। उन्होंने आग और साधुओं की मदद से खुद को बचाया। वहीं सीलमपुर में परिवार तो अंदर से ही टूट चुका था, इसलिए आखिरी बचाव के लिए पूरे समुदाय को आगे आना पड़ा। नतीजा दोनों ही मामलों में बहुत भयानक था। एक तरफ कुछ लोग बच गए, पर एक दोस्त को खो दिया। दूसरी तरफ पूरा परिवार ही खत्म हो गया। तो इन भयानक कहानियों से हमें असल में सीख क्या मिलती है? जब कहानी खत्म हो जाती है तो पीछे क्या रह जाता है? इस एक लाइन से आप सारा दर्द समझ सकते हैं। वैसे तो कश्मीर लोगों के लिए स्वर्ग है, लेकिन उन लोगों के लिए नर्क बनकर रह गया, और वो लोग फिर कभी अपनी जिंदगी में कश्मीर नहीं गए। इसका मतलब साफ है, वो बच तो गए, पर उनके अंदर का डर, वो खौफनाक यादें हमेशा के लिए उनके साथ रह गई। तो अंत में एक सवाल, अगर ये लोक कथाएं हमारे अंदर के डरों का ही एक आईना है, तो ये कहानियां हमें किससे ज्यादा डरने को कह रही हैं? जंगल में छिपे उस राक्षस से, या उस राक्षस से जिसे हम अनजाने में खुद अपने घर में दावत देते हैं? शायद असली खतरा बाहर नहीं, हमारे अपने फैसलों में छुपा है।